प्रिय विद्यार्थियों, हम सिल्वर वेडिंग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज जब यशोधर बाबू अपने क्वार्टर के सामने पहुंचे हैं तो वहाँ की सजावट, मोटरसाइकिल, कार, कुछ लोगों के इकट्ठा होने, आने जाने आदि को देख करके और ऐसा लगा जैसे आज मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूँ। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आ गया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। मेरी तरफ से अपने पिताजी को बहुत आदर सम्मान देना है, कहना है, बधाई देनी है। यशोधर बाबू ऐसा सुनकर ठिठक गए, अर्थात वो अंधेरे में थे उस समय और वहीं पर रुक गए। उन्होंने अपने आप से ही पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? और उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दे दिया, जो करते होंगे लौंडे मोंडे, इनके माया यही जाने। बच्चे हैं, आधुनिकता के हिसाब से जो भी कर रहे होंगे। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर वहां का टॉप पहनी हुई थी। यशोधर बाबू से कई मर्तबा कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, अनुचित लगती है, उचित नहीं लगती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, उसका पक्ष लेती है, कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है, अर्थात आधुनिकता के हिसाब से मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय अपने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को तो सीमाओं इम्प्रॉपर ही लगती थी, अर्थात अनुचित ही लगती थी। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर ये सब आधुनिक लोग यहाँ आए थे, और अजनबी भी इसलिए थे कि यशोधर बाबू इनको जानते ही नहीं थे। यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, अपने क्वार्टर की तरफ नहीं बढ़े, जहाँ थे वहीं रुके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं, अर्थात जो लोअर कैटेगरी के हैं, जो क्लर्क पदों पर हैं, ऐसे लोगों के साथ ही वो मेल मिलाप रखना पसंद करते हैं। ये उनके बच्चे ऐसा मानते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अभी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और कुछ रिश्तेदार अभी भी यहीं पर थे। उनके बड़े बेटे ने एक झिड़की सी सुनाई, यशोधर बाबू को डांट करके कहा, बप्पा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। जो कार में अभी अभी गए वो बड़े बेटे के बॉस थे। तो ये कह रहा है कि 8:30 बजे आप घर पहुंचे हैं और वो बॉस आपका इंतजार करके अब चले गए। यशोधर बाबू एक शर्मीली हंसी के साथ कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। ये शादी की जो 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वो हमारे यहाँ से कब से होने लगी है। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्र दत्त तिवारी की।
जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। वो टिप्पणी करता है कि जब से तुम्हारा ये बड़ा बेटा 1,500 रुपये महीने के कमाने लगा है, तब से ऐसे आयोजन शुरू हो गए हैं। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, तथापि फिर भी वह यह बखूबी समझते ही हैं, अच्छे से समझते हैं कि छोटी उम्र में 1,500 महीने प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी सैलरी और इतनी तरह की सुविधाएं ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भी यशोधर बाबू समझते हैं। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में ये टिप्पणी की हो, ये क्या हुई समाऊ मेरी तो समझ में आता ही नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी खुशी तो होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। अर्थात जो भी इनके बच्चे खरीद करके लाते, यशोधर बाबू को तो ऐसा ही लगता था कि हमारे लिए किसी काम की ये नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी सी तसल्ली ये होती थी कि इन चीजों की वजह से मुझे समाज में बड़ा आदमी माने जाने लगा है, इस बात की उन्हें जरूर खुशी होती थी। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए देखें कि जब बेटे गैस चूल्हा लेकर आए तो यशोधर बाबू ने विरोध किया, और आज भी वो यही कहते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी तो मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। फिर भी वे ये जानते हैं कि गैस नहीं होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। अगर चूल्हे पे रोटी बनाई जाती, मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता, तो मुझे इस शहर में चपरासी श्रेणी का माना जाता। गैस की रोटी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम गैस चूल्हा आने से मुझे एक बड़ा आदमी माना जाने लगा है। इसी तरह फ्रीज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता ही नहीं है, गला पकड़ लेता है। तो फ्रीज को भी वो पसंद नहीं करते, मगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि जब कोई मेहमान घर आता है, साधारण हैसियत वाला भी होता है वह, और फ्रीज का पानी अगर उसे देते हैं तो वह इसे पी करके और धन्य अनुभव करते हैं। अर्थात कम से कम मेहमान तो इससे संतुष्ट होते हैं, इसके पानी को पी करके। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समाउ इम्प्रॉपर ही लगी। फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर, क्योंकि माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जन्मदिन पर कभी लड्डू भी नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार का कर्जा लेकर के किया था बिना किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर देखिए केक, 4 तरह की नमकीन, 4 तरह की मिठाइयाँ, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। ऐसा संतोष हुआ। गिरीश बोला कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन भी किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया और भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। ये गिरीश जो है यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को यह संपन्न साला समाऊ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है।
असभ्य मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी अगर ऐसा कहते भी हैं कि गिरीश ने हमारे बेटे को बिगाड़ा है, तो पत्नी बरस पड़ती है, पत्नी शुरू हो जाती है, कहने लगती है जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, और कहते हो कि बिगाड़ दिया, क्योंकि अपने भाई की निंदा ये पसंद नहीं कर पाती है और अपने पति को सुनाने लगती है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से अब परिचय कराना शुरू किया। उनका मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जब वो मित्र सहयोगी यशोधर बाबू को कहते मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसी खुशी का दिन आपके जीवन में बार बार आए, तो यशोधर बाबू थैंक यू कह करके जवाब देते थे। जिन लोगों का नाम उन्हें पहले ही बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण्स फादर कहकर के स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यानी प्रत्येक क्षण यह जताने की कोशिश की कि भले वो संस्कारी कुमाऊनी है, फिर भी विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित है। ये बताने का प्रयास किया कि जो ये अंग्रेजी सभ्यता है, रीति रिवाज है, उनको भी मैं अच्छे तरह से जानता हूं। यशोधर बाबू ने ऐसा बताने का प्रयास किया। किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात की टहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं। सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता जो अपनी पोशाक है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। परिचय होने के बाद यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। अब सब बच्चों ने मिलकर के कहा कि आप पत्नी के साथ मिलकर के केक काटो। घरवाली यानी यशोधर बाबू की पत्नी पहले थोड़ी शर्मा गई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई, अर्थात वह पहुंच गई। वहीं से अपने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, अच्छा नहीं लगा। बेटी उन्हें लगभग खींच करके ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, इन सबको मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन एनीवे फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी है अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली, अर्थात गिरीश ने उनकी केक काटते समय की फोटो भी ले ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें, एक दूसरे को केक खिला करके और मुख मीठा किया जाए। पत्नी ने तो खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया, केक खाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है, और उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया कि चलो ठीक है, आप केक नहीं खाते हो तो लड्डू ही खा लीजिए, मुख मीठा कर लीजिए। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न भी किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, अर्थात शाम की पूजा नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला करके कहा, गुस्से में कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, शाम की आपकी पूजा कर लीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। तो यशोधर बाबू कहते हैं, नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से भी कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, प्लीज आप आगे बढ़ो, आप सब खाओ, इसमें औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। यशोधर बाबू संध्या करने बैठ गए, पूजा में ज्यादा समय लग गया। इतनी देर की ज्यादातर मेहमान तो उठकर चले ही जाए, चाह करके जान करके यशोधर बाबू ने आज ज्यादा समय लिया जिससे कि मेहमान चले जाए।
उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर के झांकते रहे, कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम को 15 मिनट की वो पूजा करते थे, लेकिन आज 25 मिनट हो गई और अभी तक भी वे पूजा कर रहे हैं और बैठक से मेहमानों की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही है। तब यशोधर बाबू पद्मासन लगा करके और ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। जब ध्यान लगाया, पद्मासन लगाया, तो किसंदा उनके ध्यान में आ गए, प्रकट हो गए। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, आपकी मृत्यु कैसे हुई, पता ही नहीं चला। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ बच्चे, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते तो जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम ही अपना हुआ है। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनी हुई, सिर पर गौल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ, हाथ में डंडा धारण किए हुए किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। ये किसंदा की वो छवि है जो यशोधर बाबू बहुत पसंद करते थे, उनके मन में बसी हुई थी। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर नहीं पीना पड़े तो वो चाय कैसे। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते थे, चाय पीते थे फूंक मार करके, और चाय पीते समय आवाज़ भी करते थे चाय पीने की। और उसी समय किसंदा प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में कुछ अपनी शंकाएं होती थी उन्हें उठाते थे, उनसे प्रश्न कर लेते थे शंका समाधान के लिए। यशोधर बाबू को लगता कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे। उन्हें लगा कि आज भी ध्यान में किसंदा आ गए तो मुझे कुछ बताएंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। ऐसा पूछना चाहते थे यशोधर बाबू आज किसंदा से। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते हैं। वो तो अकेलेपन के विषय में बता रहे हैं, कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया है। यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा ही अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस प्रकार की बातें उस ध्यान अवस्था में किसंदा यशोधर बाबू को बता रहे थे। यशोधर बाबू की बातें आगे बढ़ती, इससे पहले ही घरवाली आ गई और छिड़कने लग गई। कहा, आज क्या पूजा में बैठे रहोगे। अब पत्नी के आते ही और डांटते ही यशोधर बाबू आसन से उठ गए। उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। तो पत्नी ने बताया, कुछ चले गए हैं, कुछ है। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। अब आश्वस्त हो गए कि अब सभी निकट के रिश्तेदार हैं, तो उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी किसंदा से विरासत में उन्हें मिली थी, लेकिन बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा करके ये बात कही कि सभी चले गए हैं, पार्टी भी खत्म हो गई है। तो बेटी से पूछा, क्या ये गोया गमछा पहने रखा जा सकता है, क्या मैं इस लाल गमछे में ही रह सकता हूं। तो बेटी चिल्लाती है, लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर ही बैठक में आ जाए। बाबा, यू आर द लिमिट, आप अपनी सीमा में रहें। यशोधर बाबू कहते हैं, बेटी, हमें जिसमें सज आएगी, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सजाती नहीं है।
तुम्हारा जो जींस पहनना है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं, ये कौन भूल गए यहाँ पर? भूषण बोला, ये तो आपके लिए प्रेजेंट है, ये तो आपके लिए उपहार है, इन्हें खोलिए। यशोधर बाबू कहते हैं, हाँ, इस उम्र में ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो और तुम इनका इस्तेमाल करो। और हंसने लग गए। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठा करके लाता है, ऐसे खोलते हुए बोलता है, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूं। इसमें ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, वो बहुत ही पुराना लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। इस प्रकार भूषण ने कहा। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहन करके आप उसके ऊपर गाउन पहनना। थोड़ा सा नानुच करने के बाद, मना करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, अर्थात पाजामा कुर्ता पहन करके उसके ऊपर उन्होंने उस ऊनी गाउन को पहन लिया। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, आंखों में पानी आ गया। अब यह पता नहीं चला कि आंखों में पानी क्यों आया। हो सकता है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई हो कि उनका बेटा ये तो कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वो ये नहीं कह रहा कि दूध तो मैं ला दिया करूँगा। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इस गाउन को पहन करके उनके अंगों में किसंदा उतर आए हो, अर्थात किसंदा उन्हें याद आ गए हो। किसंदा भी ऐसा ही ऊनी गाउन पहना करते थे, तो किसंदा को याद करके भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो बेटे की उस दूध लाने वाली बात के लिए भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए।